हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मैं सीएस दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी तरफ से आप लोगों के लिए चलाई जा रही है मार्गदर्शन सीरीज, जिसके अंदर आप हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर से मार्गदर्शन लेकर के अपने एग्जाम के अंदर हाई मार्क्स कर सकते हैं स्कोर। जो ये मार्गदर्शन सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर एक लेवल के लिए नहीं, बल्कि सीएमए के जितने टोटल 20 पेपर्स हैं, पेपर नंबर 1 से लेकर के पेपर नंबर 20 तक, सभी के लिए आप लोगों के लिए मार्गदर्शन सीरीज हमारी तरफ से की गई है स्टार्ट। बात करूं अभी तक, फाउंडेशन के काफी सारे सब्जेक्ट की मार्गदर्शन सीरीज आप लोगों के लिए आ चुकी है। इंटर के लिए काफी सारे सब्जेक्ट की मार्गदर्शन सीरीज आ चुकी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने सारे के सारे सब्जेक्ट की जितनी भी स्ट्रेटेजी है, उसके बिहाफ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने एग्जाम में कर सकते हैं हाई मार्क्स स्कोर। जैसा कि मैंने आपको बताया, फाउंडेशन, फाइनल, इन दोनों की मार्गदर्शन सीरीज आ चुकी है। साथ में अगर मैं बात करूं फाइनल के लिए, तो फाइनल के अंदर अगर मार्गदर्शन के बारे में बात की जाती है, तो फाइनल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंडियस सब्जेक्ट कहा जाता है सीएफआर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसका पेपर नंबर एज पर सिलेबस नंबर 2022 है पेपर नंबर 18। अगर इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करूं, तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप नंबर 4 के अंदर ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मार्क्स आपको दे सकता है आपके एग्जाम के अंदर। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे लेंदियस सब्जेक्ट होने के कारण काफी स्टूडेंट को लगता है इस सब्जेक्ट से डर। तो उस डर को दूर करने के लिए आज मैं आपको पेपर नंबर 18 को किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, किस तरीके से कौन से चैप्टर को सबसे पहले हमें रिवाइज करना है, और किस तरीके से हाई मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीएफआर का मार्गदर्शन। देखिए, पेपर नंबर 18, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो अभी हमारा सिलेबस चेंज हुआ 2022, पहले आप लोगों के कवर किए जाते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन अब क्या किया गया, जैसे ही सिलेबस 2022 एप्लीकेबल हुआ, सिलेबस 2022 एप्लीकेबल होते ही एएस को कर दिया गया है रिप्लेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एंड एएस के नाम से। सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो चुका है कि आपको जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, उन सारी की सारी कंपनीज को फॉलो करना होता है एनडीएस। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मैं अकाउंटिंग भी किस भी आप पे करूंगा, मैं अकाउंटिंग भी करूंगा एनडीएस के भी आप पे। तो जो हमारा ये पूरा का पूरा सीएफआर है, इसके अंदर मैक्सिमम हम लोगों को क्या पढ़ने हैं, इसके अंदर मैक्सिमम हम लोगों को पढ़ने भी एनडीएस ही है। देखिए, आपके सिलेबस के अंदर इन्होंने कैटेगरी बना रखी है। सबसे पहले कैटेगरी बनाई, टॉपिक का नाम दिया गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कितने नंबर का टॉपिक है, 25 मार्क्स का। तो स्टूडेंट का सोचना होता है कि इन 25 नंबर से ही इंडेस कवर हो गए। जी नहीं, ये तो कुछ बेसिक इंड एस दे रखे हैं, बाकी इसके अलावा मोर देन 40 मार्क्स के इंडेस और हैं आपके सिलेबस के अंदर। तो पहले मैं सेक्शन ए के बारे में बात कर लेता हूं। अगर सेक्शन ए के बारे में मैं बातचीत करूं, तो देखिए, सेक्शन ए आप लोगों का कवर करता है 25 मार्क्स। अब इसके अंदर अराउंड 12 टू 15 एंड एस दे रखे हैं। क्या सर हमें एग्जाम के लिए सारे के सारे पढ़ने हैं? देखिए, जब आप रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन के अंदर फर्स्ट टाइम आप सारे टॉपिक कवर करना चाहते हैं, लेकिन जब आप सेकंड टाइम पढ़ते हैं, तो जिनका एग्जाम के अंदर आने का सबसे ज्यादा चांसेस है और जिनकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, हम लोग उनका करते हैं रिवीजन। तो अगर मैं एंड एएस की आप लोगों से बात करूं,
स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंड एएस आपका है, सेक्शन ए के अंदर जो कवर होता है वो है इंड एएस नंबर 102। जी हाँ, शेयर बेस्ड पेमेंट। जब कभी भी अपने एम्प्लॉयज को या आउटसाइडर्स को हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन के बदले कैश और चेक के नहीं इशू करते हुए हम लोग सामने वाले को पेमेंट जो करते हैं वो पेमेंट करते हैं, किसके भी आप पे पेमेंट करते हैं, हम लोग उस सामने वाले पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। तो वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग किसके अंदर की जाती है, वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग की जाती है इंड एएस नंबर 102। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है हमेशा एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है, हमेशा एग्जाम के अंदर हमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। किसका? इन एएस 102 का। सीएमए फाइनल ओल्ड सिलेबस की बात कर लो या न्यू सिलेबस की बात कर लो, पूरे के पूरे सिलेबस, दोनों सिलेबस के अंदर हर बार 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है शेयर बेस पेमेंट का, राइट। इसके बाद एक इन एएस आपका कवर होता है रेवेन्यू सेगमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट, रेवेन्यू सेगमेंट एएस के अकॉर्डिंग। और अगर अपन बात करें इंड एएस के अकॉर्डिंग तो उसका नाम रख दिया गया है ऑपरेटिंग सेगमेंट। इसकी भी प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो 6 आउट ऑफ 6 4 टाइम्स इसका क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम के अंदर, अराउंड 6 टू 8 मार्क्स का। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, 6 टू 8 मार्क्स का। अब देखिए, मैंने कहा 10 से 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों को पढ़ने होंगे। किसके अंदर पढ़ने होंगे? इंड एएस सेक्शन ए के अंदर केवल 25 मार्क्स के लिए। तो लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे कि इन दो को देखते ही हमारे टोटल कितने नंबर एडजस्ट हो जाते हैं, 16 मार्क्स अगर दोनों के दोनों एग्जाम में आ रहे हैं तो। इसके बाद करूं, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपका आ जाता है लीज इंडियस, जिसका भी प्रोबेबिलिटी हर एक अटेम्प्ट छोड़ के क्वेश्चन आता है आपका लीज से रिलेटेड, जहां पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना होता है इंस्टॉलमेंट का कि कौन सी इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट जाएगा, कितना इंटरेस्ट जाएगा, कितना प्रिंसिपल का आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद इंडियस के आगे की बात करें तो एक इंडियस कवर होता है हमारा बोरोइंग कॉस्ट। एमसीक्यू के अंदर काफी बार देखा गया है, इवन जो अभी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जी हाँ, दिसंबर के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर भी अगर मैं बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बात करूं तो एमसीक्यू के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिला किससे रिलेटेड, बोरोइंग कॉस्ट। जरूरी नहीं है कि ये केवल एमसीक्यू के अंदर कवर हो सकता है ये एमसीक्यू के साथ साथ आपको कहां कवर होता हुआ मिले, 4 टू 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कवर करता हुआ मिले, राइट। इसके बाद बात करते हैं इंड एएस नंबर 115, इंड एएस नंबर 115। अगर मैं इसके बारे में भी आप लोगों से बात करने के लिए जाऊं तो सिंपल सी बात है कि रेवेन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट्स और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से रिलेटेड हैं या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने किए कॉन्ट्रैक्ट साथ में सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसको हम लोग कवर करते हैं इंड एएस नंबर 115 के अंदर। रेवेन्यू से रिलेटेड कि आखिर रेवेन्यू को जब रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो उस रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। आप लोगों को नॉर्मल क्लासेस के बारे में मैं अगर बातचीत करूं तो नॉर्मल क्लासेस के अंदर मैंने आपको काफी बार बताया कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 5 स्टेप मॉडल्स, कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो 5 प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। जी हाँ, थ्योरेटिकली भी ये आपसे 6 मार्क्स का स्टेप मॉडल पूछ के आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सेक्शन ए के लिए एक और इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो है इन एएस नंबर 115 रिलेटेड टू द रेवेन्यू। इसके बाद काफी सारे इंड एएस कवर होते हैं, लाइक अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, अकाउंटिंग फॉर
प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनकम टैक्स से रिलेटेड इंड एएस है। ये ऐसे इंड एएस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हर एग्जाम में आने की नहीं होती है, बट पढ़ के सारा जाना है। लेकिन जब आप लोग स्पेशली किसके लिए जा रहे हैं, लास्ट टाइम रिवीजन पे, तो इनमें से एक को भी नहीं छोड़ना है। इसके साथ साथ इंटेंजिबल एसेट्स एमसीक्यू के अंदर, तो यहां से हमारे कवर होंगे कितने मार्क्स, 25 मार्क्स। ओवरऑल कितने हैं इंडेस, सेक्शन ए के अंदर 25 मार्क्स के लिए 12 इंडेस हैं, जिनमें से ये प्रोबेबिलिटी इन इंड एएस के क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी, द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट ऑफ सीएफआर। इंडेस, जो मैं सेक्शन ए की बात करके आया, टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही मैं सेक्शन बी के अंदर आता हूं, जहां पे आपको किसका पार्ट मिलने वाला है, वैल्यूएशन से रिलेटेड पार्ट मिलने वाला है। तो अगर हम लोग वैल्यूएशन के बारे में बातचीत करें, आपका सेक्शन बी जो कि कवर करता है 15 मार्क्स आपके एग्जाम में, द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट। अब जो ये 15 मार्क्स कवर होते हैं, इसके अंदर सिंपल सी एक बात है, कुछ भी करो 6 मार्क्स की एक थ्योरी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी, साथ में प्रैक्टिकल। उस प्रैक्टिकल के अंदर भी कंफर्म्ड है, दो में से एक टॉपिक हर बार एग्जाम में आता है। देखिए सेक्शन 5 जो बी है, इसके अंदर हमें पूरा का पूरा वैल्यूएशन का पार्ट दे रखा है। अब इस वैल्यूएशन के अंदर एक है गुडविल। जी हाँ, सही सोच रहे हैं कि जब हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए जाते हैं, तो गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है 3 तरीकों से। कौन कौन से तरीके, कैपिटलाइजेशन मेथड, परचेस मेथड, एन्युटी मेथड। इसके लिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, देयर आफ्टर सुपर प्रॉफिट का भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन, राइट। तो इस ब्याप पे हम लोग किसका कैलकुलेशन करते हैं, गुडविल का। इसके बाद वैल्यूएशन के अंदर जो एक और चैप्टर दे रखा है, वो शेयर्स का। पास्ट एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करूं, ट्रेंड कब से, 2012 से बात कर रहा हूं मैं। एक बार गुडविल, एक बार शेयर, एक बार गुडविल, एक बार शेयर, एग्जाम में ऐसा चलता आ रहा है। अगर शेयर्स पढ़ना है तो आपको गुडविल पहले कंप्लीट करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नॉर्मल सी बात है, शेयर कवर करोगे तो ऑटोमेटिक क्या कवर हो जाएगा, गुडविल। तो यहां से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए, 8 मार्क्स। अब न्यू सिलेबस के अंदर इस टॉपिक के साथ ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को भी कर दिया गया है इंक्लूड, एनबीएफसी को, राइट। अब एनबीएफसी को जैसे ही इंक्लूड किया गया, तो उसके अंदर फायदा क्या हुआ, एनबीएफसी को इंक्लूड करते ही एनबीएफसी का ट्रेंड रहता है, हर बार 6 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है एज अ शॉर्ट नोट। 6, 5 हो सकता है। अब 2 मार्क्स का आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर ये 5 मार्क्स का रह गया तो आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यू, द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट ऑफ सीएफआर, राइट। आगे बढ़ते हैं, मैं चलूंगा अब सेक्शन नंबर सी की तरफ। अगर मैं बात करूं सेक्शन सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पढ़ना केवल एक चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर पूरे सिलेबस के 25% लेंथ के इक्वल है। सेक्शन सी के साथ साथ मैं बात करूंगा सेक्शन डी की भी। सेक्शन सी आपका 20 मार्क्स का, सेक्शन डी भी आपका 20 मार्क्स का। दोनों ही सेक्शन कितने मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के हैं। सर ऐसा क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन ए के अंदर इंड एएस 25 नंबर के, जी नहीं, उसके अलावा भी इंड एएस हैं। सेक्शन सी जिसके अंदर कवर किया जाता है
इंड एएस नंबर 102 को 103 को और सेक्शन डी के अंदर हम लोग कवर करते हैं इंड एएस 110 को। राइट। इंड एएस नंबर 103 के बारे में अगर मैं आप लोगों से बातचीत करूं, इंड एएस 103 किससे रिलेट करता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन से। क्या होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन? देखिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को परचेस कर रहा है, तो जिस दिन परचेस किया उस दिन जो अकाउंटिंग की जाती है, उस अकाउंटिंग को हम लोग कवर करते हैं इन एएस 103 के अंदर, जिसे बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। यहां पे परचेस करने का मतलब क्या है? यहां पे परचेस करने का मतलब है 50% से ज्यादा शेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन के आपने अक्वायर किए हैं। तो केवल बिजनेस कॉम्बिनेशन ही नहीं, मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई, क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गई, इन सभी का ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन में बनता है क्वेश्चन। अधिकतर देखा गया है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट बनाने के साथ साथ जर्नल एंट्री करने के लिए भी दी जाती है। अब जर्नल एंट्री करनी है तो कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे, कुछ एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। तो अगर मैं कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से आप लोगों से बात करता हूं, तो कैलकुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बार्गेन परचेस और गुडविल का कैलकुलेशन। बार्गेन परचेस और गुडविल का कैलकुलेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को नेट एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों को एनसीआई के बारे में भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये सारी की सारी चीजें बैलेंस शीट में कहां आती हैं, ये रेगुलर क्लासेस में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। सो कभी भी इन एएस 103 को छोड़ना नहीं है। काफी बार जब एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है, क्वेश्चन देके हम लोग घबरा जाते हैं, बट क्वेश्चन जब तक आप अटेंड नहीं करेंगे मार्क्स भी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। जितना आप अटेंड करेंगे स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे। 20 मार्क्स का सेक्शन है, 20 में से ऑल एंड अराउंड 16 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, बाकी रहे 4 नंबर। अगर 12 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो बाकी बचते हैं 8 नंबर। ये 8 नंबर आपके कवर किए जाते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, देयर आफ्टर थ्योरी। थ्योरी के अंदर आप लोगों से पूछ सकता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड एएस 103, कौन कौन सी अकाउंटिंग को हम लोग 103 के अंदर कवर करते हैं। राइट। उसके अलावा व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंड एएस 103, इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं टोटल 20 मार्क्स के अंदर। राइट। सीधा चलते हैं सेक्शन डी। अब सेक्शन सी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेक्शन डी की भी काफी चीजें आप एक साथ क्या कर चुके हैं? कवर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस दिन आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर किया उस दिन अकाउंटिंग करेंगे तो इंड एएस 103, लेकिन जो बैलेंस शीट डेट होगी, क्या होगी? जो बैलेंस शीट डेट होगी, इस बैलेंस शीट डेट पर जो अकाउंटिंग की जाएगी वो अकाउंटिंग की जाएगी इंड एएस 110 के अकॉर्डिंग, दैट इज कंसोलिडेशन। 16 मार्क्स का अगर बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट हम लोग इंड एएस 103 में करके आए हैं, 60 to 70% वही एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर? सेक्शन डी के अंदर, बैलेंस शीट वाले। राइट। सो यहां पर ध्यान किस बात का रखना है? यहां ध्यान रखना है प्री प्रॉफिट एंड पोस्ट प्रॉफिट, जिसके अंदर आपको इन दोनों के पीरियड के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा पीरियड प्री का कितना है और पोस्ट का कितना है। राइट। 103 के साथ साथ आपको कवर करना है 110। जब भी रिवीजन करें तो दोनों को साथ में लेके ही करें, तो काफी सारी चीजें एक साथ कवर कर सकते हैं और आपका टाइम हो सकता है सेव।
राइट। अगेन यहाँ पे भी 16 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट कुछ एडजस्टमेंट के साथ एक नॉर्मल बैलेंस शीट बनवाई जाए। देन थ्योरी के अंदर जाते हैं तो इसी के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी भी है, जॉइंट एग्रीमेंट जॉइंट वेंचर से रिलेटेड थ्योरीज हैं जो कि इस एनडीएस के अंदर हम लोग कवर करते हैं। राइट। चलिए, बात हो गई सेक्शन सी की और बात हो गई सेक्शन डी की। सेक्शन सी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया रिलेटेड टू द बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। सेक्शन डी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन कितने नंबर का, 20 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप लोगों के रह गए थ्योरेटिकल टॉपिक जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, करंट सिनेरियो में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। बिजनेस रिपोर्टिंग, देयर आफ्टर XBRL अकाउंटिंग, इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल टॉपिक शॉर्ट नोट में आप लोगों को मिलेंगे। डायरेक्टली आपको बोला जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन XBRL अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ XBRL, ट्रिपल बॉटम लाइन, बिजनेस रिपोर्टिंग। राइट। डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। थ्योरेटिकल टॉपिक जीएससी के नोट्स आप सभी के पास अवेलेबल है। राइट। लार्ज के अराउंड 20 to 25 पेजेस के अंदर पूरी थ्योरी मैंने कर रखी है बहुत अच्छे से कवर, जहां पे आपके ये 10 मार्क्स। इससे पहले गुडविल वाले सेक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया एनबीएफसी से रिलेटेड थ्योरी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन उधर से पूछा जाता है। और एक बचता है सेक्शन एफ, कौन सा है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया। आपके एग्जाम के अंदर गवर्नमेंट 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 अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग के बारे में बातचीत करें तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो आप लोगों की है, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की है। शॉर्ट नोट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, बाकी सारे एमसीक्यू। दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एमसीक्यू से रिलेटेड। व्हाट इज पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, व्हाट आर दी IGAS, ये सभी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। राइट। तो थ्योरी की बात करें तो थ्योरी अराउंड 24 मार्क्स की आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। राइट। प्रैक्टिकल का मैंने आपको ओवरव्यू दिया, किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, किस तरीके से हम लोगों को सभी चीजों से डील करनी है। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मार्गदर्शन सीरीज के।